औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा इसका, ए मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरे सीने को खोल दीजिए और मेरा काम आसान कर दीजिए। मेरी ज़बान की गिरा खोल दीजिए ताकि वो मेरी बात को समझ सके। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। और कैसी गुजर रही हैं आपकी छुट्टियाँ? भी कुछ पढ़ाई की तरफ दिल राग़िब हुआ कि नहीं? चलें, आज हम लोग जो है अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन को करने से पहले हम ये समझेंगे कि रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। इसको हम इस तरह से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि मेरे हाथ में ये सब एक पेंसिल है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसको कंपेयर कीजिए, तो ये बताइए कि क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको कंपेयर किया जाए। आपके लिए इस वक्त ये एक मुश्किल सवाल बन गया है कि इस छोटी सी पेंसिल को हम किस तरीके से कंपेयर करें। अगर मैं इस पेंसिल के साथ एक दूसरी पेंसिल भी लेकर आ जाऊं और कहूं कि अब आप इस पेंसिल को कंपेयर कर दीजिए, तो आप बहुत आसानी से इसको कंपेयर कर देंगे और कहेंगे कि जो पहली पेंसिल मैंने आपको दिखाई थी, ये पेंसिल इस पेंसिल से छोटी है। तो इस एक्सरसाइज से हमें क्या बात पता चली? इस एक्सरसाइज से हमें ये बात पता चली कि अगर हम कभी भी किसी दो कंपेयर करना चाहेंगे तो हमें दो चीजों की जरूरत पेश आती है। अगर दो चीजें नहीं होंगी तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब इस चीज को हम एक मिसाल से और भी समझ सकते हैं कि सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि है 3 सेंटीमीटर और एक और लाइन ड्रॉ करी जो कि है 1 मीटर की। और अब आपसे कहा जाए कि आप इन दो लाइंस को कंपेयर कीजिए, तो इस वक्त भी आपके लिए ये बात मुश्किल हो जाएगी कि एक लाइन तो आपको दी गई है सेंटीमीटर्स के अंदर और दूसरी लाइन आपको दी गई है मीटर्स के अंदर। यानी जो लेंथ है वो दो अलग अलग यूनिट्स में आपको दी गई है। तो ऐसी सूरत में भी कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमें लाजमी तौर पर यह करना पड़ता है कि ये जो यूनिट्स हैं इनको सेम करें जाए, इसके बाद उसको कंपेयर करें। हम जो अभी इस वक्त पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो ये चीज भी हमारे पास आगे आएगी टॉपिक्स में कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। यानी लाजमी तौर पे हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो सेंटीमीटर्स है इसको या तो हम मीटर्स में बना दें या इस मीटर को हम सेंटीमीटर्स में बना दें। तो उस वक्त फिर हम कंपेयर कर सकते हैं जब ये दोनों लाइंस जो हैं या तो सेंटीमीटर्स में हो या दोनों लाइंस जो हैं वो मीटर्स में हो। तो कंपैरिजन के लिए क्या चीज जरूरी हो गई कि आपके पास यूनिट सेम होने चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। और हमेशा लेंथ को लेंथ से कंपेयर किया जाएगा, हाइट को हाइट से कंपेयर किया जाएगा, वेट को वेट से कंपेयर किया जाएगा। अब ये जो हमने कहा था कंपेयर किया जाएगा, या ये जो हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं, बेसिकली कंपैरिजन को ही हम रेशो कहते हैं। रेशो और कंपैरिजन बेसिकली दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही चीज है। तो अब हम रेशो की डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो बेसिकली रेशो की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? A ratio is comparative measurement of two quantities of the same kind.
in the same unit of measurement. यानी रेशियो को हम डिफाइन कर सकते हैं, a ratio is comparative measurement of two quantities of the same kind in the same unit of measurement. यानी कि इसमें दो चीजें जो बेसिकली इसकी जो शराइत है कि दोनों सेम काइंड की होनी चाहिए और उनके यूनिट भी सेम होने चाहिए, तब जो हम उन क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे इसको हम रेशियो कहेंगे। अगर हमारे पास दो क्वांटिटी सपोज करें ए और बी है, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज if A and B are two quantities of same kind, is expressed इसको किस तरीके से लिखेंगे? अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज होंगी एक ही तरह की, तो हम इसको लिखेंगे ए और इसके बीच में ये दो डॉट इस तरह से डालेंगे, इन डॉटों को पढ़ते हैं हम इज टू ए इज टू बी, और इसको मैं लिख के भी बता दूंगा आपको इज टू TO2। क्या हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज हो ए और बी सेम काइंड की, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? A is to B, और इस चीज को हम ये जो रेशियो हमने लिखा है इसको A is to B, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे A is to B को, कि अगर मैं इसको यहां इस तरह से लिख दूं आपके समझने के लिए A is to B, और फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा A अपॉन B। तो यानी हम रेशियो को इस तरीके से भी लिख सकते हैं A is to B और A अपॉन B, इन दोनों तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। एक चीज और जो आप नोट कर लीजिए, इसमें ये जो मैंने दो चीजें लिखी हैं A और B, इनके बेसिकली नेम्स होते हैं। A को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। पहला जो रेशियो का हमारे पास क्वांटिटी होती है वो कहलाती है एंटीसीडेंट, और दूसरी क्वांटिटी को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। पहली क्वांटिटी कहलाती है एंटीसीडेंट और दूसरी कहलाती है कॉन्सिक्वेंट। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसमें ये बात हमें पता चली कि रेशियो जो होता है बेसिकली दो क्वांटिटीज के दरमियान जो कंपैरिजन होता है उसको हम रेशियो कहते हैं। अब रेशियो के बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? जिस तरह से हम दो क्वांटिटीज को के दरमियान जब कंपैरिजन करते हैं तो वो तो कहलाता है रेशियो, और जब हम दो रेशियो के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रोपोर्शन। इसको मैं मिटा देता हूं, अब हम शुरू करेंगे प्रोपोर्शन।
इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोपोर्शन is an equation which shows that the two ratios are equivalent. The proportion, sorry, the proportion is an equation which shows the two ratios are equivalent. प्रोपोर्शन क्या होता है? बेसिकली दो रेशियोज के दरमियान कंपैरिजन होता है और उस कंपैरिजन के नतीजे में अगर वो दोनों रेशियोज जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट भी होने चाहिए। इसकी मिसाल जो हम इस तरह से ले सकते हैं, ये डेफिनेशन तो आपने लिख ली होगी, इसकी मिसाल हम इस तरीके से ले लेते हैं कि सपोज मेरे पास ₹5 है और आपके पास ₹10 है, तो इनके दरमियान जो रेशियो होगा उसको हम किस तरह शो करेंगे कि 5:10। रुपीस लिखने की जरूरत नहीं है, 5:10 होगा जैसे इनके दरमियान जो रेशियो है। तो ये तो एक रेशियो बन गया। अब कोई और दूसरे हैं, उनके पास सपोज ₹50 है और एक चौथे साहब हैं जिनके पास ₹100 है। तो ये एक दूसरा रेशियो है। अगर अब हम इन दोनों रेशियोज को कंपेयर करें और उस कंपैरिजन के नतीजे में हमारे पास जो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आए वो सेम आए, तो बेसिकली फिर ये क्या बन जाएगा? ये प्रोपोर्शन बन जाएगा। जैसे सपोज 5/10 है, इसको आप रेशियो की फॉर्म में भी रख सकते हैं और अगर चाहें तो फ्रैक्शन फॉर्म में इसको आप इस तरह रख सकते हैं। और दूसरा है आपके पास 50/100। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी कि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आपका जो बन गया ये 1/2 बन गया। इसी तरह से इसको भी अगर आप देखेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो बेसिकली ये वाला भी जो है 1/2 बन गया। तो ये जो इन दोनों को हमने कंपेयर किया, दोनों रेशियोज को, और उसके नतीजे में हमने ये देखा कि ये दोनों एक सेम रेशियो के उसमें आए हैं, तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। और प्रोपोर्शन की साइन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है कि इसके बीच में हम ये जो 4 डॉट डालें, इससे मुराद ये होता है कि प्रोपोर्शन। इस सर्कल से आप परेशान न हो जाएंगे, तो ये आप इसको सिंपल ऐसे ही करें। तो बेसिकली ये जो प्रोपोर्शन बन गया, ये इसके दरमियान ये क्या बन गया? ये इक्विवेलेंट है 1/2 और 1/2। इस चीज को हम सिंपली इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज ए और बी हैं जिनके दरमियान रेशियो ये है, और दो क्वांटिटीज हमारे पास सी एंड डी है, एक रेशियो ये है और एक रेशियो ये है, और ये दोनों प्रोपोर्शन में है, तो इसको लिखने का क्या होगा कि इस तरीके से लिखेंगे। एक रेशियो है ए बी और दूसरा रेशियो है सी, और इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा A/B is equal to C/D, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा आपके पास AB is equal to
सी। अच्छा, इससे आपने क्या नतीजा हासिल किया कि जो हमारे पास जवाब आया है ए बी और इज इक्वल टू सी डी, क्या आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास ए ये है और डी ये है, ए बी, और ये किसके बराबर है, ये बी सी के बराबर है। ये जो एंड्स के ऊपर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, दो मुख्तलिफ रेशोज की, ये कहलाती है एक्सट्रीम्स, ठीक है ना, एक्सट्रीम्स पे हैं, आखिरी जो बिल्कुल उसके ऊपर हुदूद पे है, इसको कहते हैं एक्सट्रीम। तो ये दोनों जो है एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, और ये जो सेंटर में जो दो हैं इनको कहते हैं मीन्स। तो इससे हमें ये पता चला कि द प्रोडक्ट ऑफ extremes is equal to the product of means। बेसिकली प्रोपोर्शन का जो फार्मूला है ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो हमारे पास ये बेसिकली चार क्वांटिटीज अगर होंगी 1 2 3 4, तो ये बेसिकली दो रेशियोज के दरमियान एक कंपैरिजन है जिसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। और अब अगर हमारे पास कोई भी सवाल हो, हमने एक्सरसाइज का कोई भी सवाल करें जिसमें अगर हमें तीन चीजें गिवन हो और एक चीज हमारे लिए अननोन हो, तो हम आसानी से उसको इस फार्मूले के तहत मालूम कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मजीद चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। इसमें पहला सवाल जो दिया गया है ये है इफ, क्वेश्चन है इसका, इफ 15 पेन्स कॉस्ट ₹45, find the cost of 25 pence। पहला केस क्या है, उसमें उन्होंने आपको बताया है कि 15 पेंस की कॉस्ट है 45 रुपीज। अब आप ये बताइए कि 25 पेंस की कॉस्ट क्या होगी। तो इसको करने के लिए आपको पता है कि सपोज हम इसमें ये कर लेते हैं कि जो चीज हमें नहीं मालूम है उसको हम सपोज कर लेते हैं x, तो हम इसको लिखेंगे लेट x बी द कॉस्ट ऑफ 25 पेंस, जो कि हमें मालूम करना है। हमने उसको क्या सपोज कर लिया, x सपोज कर लिया। अब हमें पता है कि अगर हम ये सपोज कर ले कि हमारे पास ये जो पहला केस है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि 15 पेन जो है वो 45 के बराबर है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं जैसे कि हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
ये आपके पास अगर ए है और 45 जो है वो आपके पास बी हो गया, और ये आपके पास सी हो गया 25 जो है, और आपने बेसिकली क्या है डी मालूम करना, जिसको हमने एक्स कह दिया। तो जो फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, ए डी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब इसको करने के लिए सवाल को मिटा देते हैं। तो ए की वैल्यू क्या दी गई है 15, डी की वैल्यू क्या दी गई है आपको वो मालूम करनी है आपने। जी, तो अब हम इसमें क्वांटिटीज पुट करेंगे कि हमारे पास ए जो है वो 15 दिया हुआ है, ए इज 15, डी जो दिया हुआ है हमारे पास ये हमें मालूम करना है, अननोन है, इसको हम लिख देंगे x इज इक्वल टू बी सी, बी है हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाय सी, सी है आपके पास 25। तो हमें क्योंकि x मालूम करना है तो x को तो हम यहीं रहने देते हैं, और ये 15 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 45 इंटू 25 अपॉन 50, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 75। तो बेसिकली ये 75 जो जवाब आया ये बेसिकली क्या है रुपीस है हमारे पास, ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ 25 पेन्स है जिसको हम किससे जाहिर करेंगे रुपीस से। तो यूनिट लिखना लाजमी होता है, यूनिट इसका क्या हो गया x का, कि x इज इक्वल टू 75, यानी इसको आप लिख सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ of 25 pens are ₹75। तो ये हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम इसके कुछ और सवाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम यही फार्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। तो हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 एक्सरसाइज 6.1 आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई नया फार्मूला नहीं है, उसी फार्मूले के तहत आप काम करेंगे। तो ये इसके अंदर मेरे ख्याल में टोटल 5 सवाल हैं जिसके कुछ पार्ट्स भी दिए हुए हैं, वो हम कर सकते हैं। मैं आपको इसका जो सबसे आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 वो सॉल्व करा देता हूं ताकि आपको करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 पार्ट दिए हैं ए बी, और ए बी के अंदर भी मजीद पार्ट दिए हुए हैं। जैसे सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए और पार्ट ए का भी जो पहला पार्ट है वो करा देता हूं, जो कि 1 से डिनोट किया है। इसमें कह रहे हैं अ कारपेंटर मेक्स 60 टेबल्स इन 10 डेज,
कि एक कारपेंटर है जो कि क्या कर रहा है कि 60 टेबल्स वो बना रहा है, कितने दिन में बना रहा है, 10 डेज में बना रहा है। तो आप यहां चला लिख सकते हैं, ये है टेबल्स और ये है डेज। आपके पास डेज कितने हैं आपके पास, 10। तो ये तो था पहला केस कि एक कारपेंटर है जो कि 60 टेबल्स 10 डेज में बना रहा है। तो ये बेसिकली इन दोनों के दरमियान इन्होंने एक रेशियो दी। अब जो दूसरा केस है जो आपसे मालूम करना है उन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ टेबल्स ही कैन मेक इन 30 डेज। वो ये कह रहे हैं आपको कि आप ये बताइए कि 30 डेज के अंदर वो कितने टेबल्स बना सकता है। तो ये टेबल्स आपको बनाने हैं और डेज आपको दिए हुए हैं 30। तो बेसिकली जिस तरह से टेबल्स और डेज, इसी तरह से टेबल्स और डेज। अब की दफा आपको क्या मालूम करना है कि नंबर ऑफ टेबल्स जो कि वो 30 डेज में बना सकते हैं। तो इसको करने का भी बिल्कुल वही तरीका होता है कि हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में जिस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 60/10 ऐसे लिख देते हैं, इसे इज इक्वल टू x अपॉन 30 लिख देंगे इसे हम, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बल्कि सिंपली ये जो x है इसको हमने एक तरफ रखना है, 30 को इस साइड पे लेके आ जाते हैं। तो हम इस 30 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये 30 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 60 × 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x के बराबर। इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 180। तो ये 180 जो है बेसिकली क्या आ गया आपके पास, टेबल्स आ गए। और अब आप क्या कह सकते हैं, अब आप कह सकते हैं कि 30 डेज के अंदर वो कारपेंटर 180 टेबल्स बनाएगा। तो ये आपके सवाल का सिंपली जवाब हो गया। तो इसमें हमने कोई खास वो नहीं, पहला केस था कि एक कारपेंटर है जो कि 60 टेबल्स 10 डेज में बनाता है। आपने ये बताना है कि वो कारपेंटर 30 डेज के अंदर कितने टेबल्स बनाएगा। तो हमने जिस तरह से हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया इसको हमने 60/10 इज इक्वल टू x/30। 30 को आप इस साइड में लेके चले गए, इस साइड पे सिर्फ x रह गया, 60 × 30 डिवाइडेड बाय 10। इसको आपने सिंपलीफाई किया और सिंपलीफाई करने के बाद आपका आंसर आ गया 180, जो कि टेबल्स हैं। यूनिट को हम हमेशा साथ लिखते हैं कि ये क्या चीज है, ये टेबल्स हैं। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई टेबल्स, और x को हमने सपोज किया था कि x जो है वो नंबर ऑफ टेबल्स हैं जो कि 30 डेज के अंदर कारपेंटर ने बनाया। अब बिल्कुल यही सवाल में से अगर आप समझे, क्वेश्चन नंबर 5 का ये ए का 1 पार्ट था। अगर हम इसका एक सवाल और करके देख लेते हैं जिसके अंदर वो सिंपली क्या कह रहे हैं आपसे, इसको कंपैरिजन के तौर पर मैं इधर ही कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा मजीद कि अगर हम इसका बी पार्ट करें, पार्ट बी, और पार्ट बी का भी हम इसका वही वाला हिस्सा करें, तो इसमें भी इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज किस तरह से कर दिया कि पहला केस तो वही है कि 60 टेबल्स बना रहा है वो कारपेंटर 10 डेज के अंदर। अब दूसरे केस में उन्होंने क्या कर दिया, अब की दफा आपको उन्होंने टेबल्स बता दिए और ये पूछ रहे हैं कि 12 टेबल्स वो कितने दिन में बनाएगा, यानी 12 टेबल्स वो कितने दिन में बनाएगा। यहां पे हमने x सपोज कर लिया डेज को। पहले हम क्या मालूम कर रहे थे, हमने ये मालूम किया था कि 30 डेज के अंदर वो कितने टेबल बनाएगा, और अब हम मालूम कर रहे हैं ये कि वो 12 टेबल जो है कितने दिन में बनाएगा। तो पहली दफा में आपने देखा कि ये क्वांटिटी जो थी जो हमें फाइंड करनी थी ये थी मीन्स में आ रही थी, और अब की दफा ये जो क्वांटिटी है ये जो सेकंड केस में आ रही है ये एक्सट्रीम में चली गई। लेकिन करने का तरीका बिल्कुल वही होगा जो हम करते हैं जिस तरीके से आप इसके बिल्कुल वैसे रेशियो का वो कर लें। 60/10 इज इक्वल टू 12/x, और x क्योंकि मालूम करना है तो x को हम ऊपर लेकर आ जाएंगे और बाकी चीजों को इधर नीचे लेके आ जाएंगे। यानी आप समझे कि ये x को तो ऊपर लेकर आ गए हम, x यहां पर आ गया, इज इक्वल टू
12 यहाँ पे पहले से मौजूद था, ये 10 जो है ये इधर गया तो इसके साथ आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 60 इसके नीचे आ गया। इसको आप सिंपलीफाई कर लें, सिंपलीफाई भी आसानी से हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x का जवाब क्या आ गया, x का जवाब आपके पास आ गया 2 डेज। यानी 12 टेबल्स जो हैं वो 2 दिन में वो बना लेंगे। तो ये जितने भी एक्सरसाइज के अंदर सवाल है वो बिल्कुल सेम इसी नौइयत के हैं। आपने जो भी आपको गिवन दिया हुआ होगा उसको बिल्कुल उसी तरीके से आपने लिखना है। नॉर्मली जो गिवन होगा वो यहाँ पर फर्स्ट केस के तौर पे लिखा हुआ होगा, जिसमें जो भी जो दो क्वांटिटीज दी हुई है आपने रेशियो यहाँ लिख दी है। इस साइड में जो दूसरा रेशियो है उसमें क्या होगा कि एक चीज आपको अननोन होगी, एक चीज नोन होगी, उसको उसी अंदाज में लिख दिया जिस तरीके से आप यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर आपने यहाँ टेबल लिखे हैं तो यहीं पे टेबल आएंगे, अगर आपने यहाँ डेज लिखे हैं तो यहाँ पे डेज आएंगे। और इसके बाद उसको सिंपली आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसको सिंपलीफाई करना है, आपका जवाब आ जाएगा। तो बेसिकली 6.1 के अंदर 5 सवाल थे, जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपको सबसे जैसे कहना चाहिए मुश्किल तरीन है, जिसमें दोनों केसेस आपके पास आ जाते हैं, वो डिफाइन कर दिया यहाँ पर। अब इंशाल्लाह ताला आप बकिया जो इसके जो सवाल हैं वो इत्मीनान से कर सकते हैं। तो आप अपना पहला असाइनमेंट नोट कर लीजिए। आपका जो पहला असाइनमेंट है वो बेसिकली क्या है, असाइनमेंट नंबर 1 आपके लिए बेसिकली वो है एक्सरसाइज नंबर 6.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि बेसिकली कंप्लीट ही एक्सरसाइज है। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी हो जाएगी। इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। ये आपका पहली क्लास थी, इसमें अगर आपको कोई चीज ऐसी है जिसमें आपको समझ में नहीं आई हो कुछ हो, वो आप व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर आप मुझे बता देंगे, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको मजीद आपको समझा देंगे। वैसे इंशाल्लाह ताला बहुत ही आसान सा टॉपिक था, और आपने देखा कि आपने इसके अंदर शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से खुद ही मदद मांगी थी। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपने अल्लाह ताला से मदद मांगी और वो चीज़ फिर आपको समझ में ना आए। तो इंशाल्लाह ताला ये आप एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लेंगे, और जिस तरह से कि आपको एक शेड्यूल दिया गया है, ये तमाम काम अपनी कॉपी पे कर आप इसको सबमिट करवा लीजिएगा स्कूल में। जज़ाकल्लाह।